गुड आफ्टरनून ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हमें इलस्ट्रेशन 46 करनी है, ठीक है। पुरानी बुक्स में 49 है और नई बुक्स में 46। इट्स बेसिकली एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर अनिल। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। You read the question. I'm just doing the format. For the year ending 31st March 18। आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में 17 पहले गिवन है, 18 बाद में, ठीक है। बच्चों सेम फॉर्मेट है जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, और आई होप अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे इस फॉर्मेट में। ऑन टिप्स हो गया होगा आपको ये फॉर्मेट। ये लीजिए हमारा फॉर्मेटिंग हो चुकी है पूरी। मैम आपने हाईलाइट नहीं किया। लो बच्चों हाईलाइट क्या होगा इस मार्कर को। हाईलाइट हमने कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इलस्ट्रेशन की एक बार रीडिंग ले लेते हैं कि क्या इलस्ट्रेशन है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर अनिल, प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली अब नाउ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक ऐसी बैलेंस शीट जो कि शेड्यूल 3 के एज पर फॉर्मेट में नहीं है, मतलब शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसकी अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसका, सॉरी अगर आप कैश फ्लो बना रहे हैं तो कैसे बनेगा, ठीक है। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन जो है वो बेस्ड ऑन शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के ही बनाए हैं। अब विदाउट शेड्यूल 3 कैसे बनती है उसका हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ढूंढिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए क्या कहता है। कैपिटल 220 से 3 लाख हो गई, ठीक है। हाँ यहाँ पे आप ना अदर इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लो, हो सकता है नई बुक्स में कुछ और हो, मैं बोल देती हूँ। अगर आपकी बुक में इससे अलग हो तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली अदर इन्फॉर्मेशन है, there was neither any drawing nor any capital during the addition during the year. Sorry. What it's written, there was neither any drawing nor any capital addition during the year. ना तो कोई additional capital है ना कोई drawing है। Second is there was neither any purchase nor any sale of fixed asset. ना ही कोई सेल है ना कोई परचेज, ठीक है। आप भी अब इसे नोट कर लीजिए अगर आपके पास नहीं है, मतलब नथिंग इज देयर, नो सेल नो परचेज नो एडिशन और ड्राइंग, ठीक है। अब देखिए कैपिटल, आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो ना तो नोट्स आपके पास है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ये छोटी सी बैलेंस शीट इसके बेसिस पे काम करना है, ठीक है। अब आपको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, कैपिटल में एडेड होता प्रॉफिट। कैपिटल देखिए 3 लाख से 2,20,000 हो गई,
3 लाख से 2,20,000 हो गई, यानी 80,000 से आपका कैपिटल कम हो गया, 80,000 से आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया, कम हो गया, तो 80,000 क्या हो गए आपके लॉस। 80,000 का क्या है आपके लिए लॉस, ठीक है। 80 से कम हो गया ना कैपिटल, तो 80 का लॉस हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ना तो एडिशनल है ना नोट्स है, तो आप बैलेंस शीट का एक आइटम उठाते रहिए और जहां अच्छा लगे वहां पोस्ट कर दीजिए। हम एसेट साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 3 लाख से 2.5 लाख, फिक्स्ड एसेट 3 लाख से 2.5 लाख हो गए। एसेट के कम होने का कारण क्या है? 2 रीजन हो सकते हैं, या तो सेल या डेप्रिसिएशन। सेल नीचे लिखा हुआ है कि है नहीं, कॉमन सेंस लगे ना, एसेट कम हो गए 3 लाख से 2.5 लाख, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा? या तो सेल है एसेट की, या फिर एसेट डेप्रिशिएटेड है। सेल के लिए नीचे मना करा, सेल है नहीं तो डेप्रिशिएटेड एसेट, तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। $50,000 प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन के हिसाब से। फिर है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 80 से 60, 20,000 की इन्वेंट्री रिड्यूस हो गई। रिड्यूस का मतलब डिक्रीज इन इन्वेंट्री। 20,000 से रिड्यूस का मतलब प्लस हो जाएगी, सॉरी ये प्लस हो जाएगी, ठीक है, माइनस नहीं होगा। ट्रेड रिसीवेबल 40 से 42, 2,000 से बढ़ गए, तो ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। 2,000 से जो प्लस हो गए वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, सबसे एंड में करेंगे। कैपिटल हो चुका, लायबिलिटी साइड आ जाइए, कैपिटल हो चुका। ट्रेड पेबल 10 से 31, 21,000 से ट्रेड पेबल बढ़ गए, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। 21,000 से इंक्रीज हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 0 to 16, 16,000 से बढ़ गए, 16,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गया। बैंक ओडी सोच पाए आप, 10 से 0 गया, कहां पे आएगा? बैंक ओडी 10,000 से 0 गया, कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग का पार्ट है, डिक्रीज इन बैंक ओडी, इसका मतलब पेमेंट ऑफ बैंक ओडी, ठीक है, यानी आपने बैंक ओडी का रीपेमेंट करवा दिया। ये लीजिए माइनस, हमने सारा काम कर लिया। इट वाज वेरी इजी, इजंट इट? 80 में से 50 के 30,000 नेगेटिव, 25,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं है, और 10,000 का कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों का टोटल करते हैं। तीनों में एक तो है ही नहीं, 25 माइनस 10, 15,000, तो ये 15,000 होगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। माइनस हो जाए तो यहाँ डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। इसमें ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, चेक करो कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैम ओनली बैंक इज गिवन, जो कि 0 है, ठीक है। ओपनिंग 0 है तो फिर क्लोजिंग 15 के बराबर होगा। चेक करो क्या 15 क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15 गिवन है? हाँ जी, बैंक का बैलेंस 15 गिवन है, बिल्कुल ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी आपने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। यानी हमारा बिल्कुल ठीक है 15,000, राइट।
हो गया क्वेश्चन 46, सिर्फ 5 मिनट का क्वेश्चन था ये हमारा, छोटा सा, ठीक है। इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, आकाश लिमिटेड, आई थिंक पुरानी बुक्स में 50th होगा। आकाश लिमिटेड देख लो बच्चों, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे और करके देख लो, मैंने इसके बारे में नहीं लिखा है। इससे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ही आकाश लिमिटेड 47, पुरानी बुक्स में 50th होना चाहिए शायद। मैं फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, आप लोग इतने। आकाश लिमिटेड का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का टोटल है 19,95,000 एंड 17,39,000, ठीक है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2017 में आया भी। बच्चों बस आज आज मुझे लगता है कि ये आपका खत्म हो जाएगा कैश फ्लो, बस आज आज का और है, बस इसके बाद हमें आज सच इसको खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अब हम रेशियो एनालिसिस शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। क्योंकि मैंने चेक किया, मैं आपको एक पीएनएल वाले क्वेश्चंस करवाने वाली थी, वो अब आपके सिलेबस से हट चुके हैं, ठीक है। तो अब मतलब आपका सिलेबस हो चुका है, मतलब इस कैश फ्लो को लेके हो चुका है। आज बस मैं करवा रही हूँ 2 क्वेश्चंस और मैं आपको करवाऊंगी, सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए करवा रही हूँ, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ठीक है। नोट्स हम यहाँ प्रिपेयर कर लेंगे अपने। Adjustment for non-cash and non-operating activities. कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें लेस। क्लैरिटी है ना वीडियो में? ये नीचे, ठीक है। फॉर्मेटिंग मैंने सारी कर लिया, तो अब क्वेश्चन रीड करते हैं आकाश लिमिटेड वाला, राइट। आपके पास एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस है 1,10,000 से 2.5 लाख, बैंक ओडी, प्रोविजन, मशीनरी, एक्यूमुलेटेड डेप्री, पेटेंट, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको टैक्स पेड दिया हुआ है और ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। तो मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है कि आई विल प्रिपेयर अ अकाउंट, ठीक है। आई विल प्रिपेयर एन अकाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। नेक्स्ट वी हैव मशीनरी, मशीनरी के बारे में बोलते ही मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्री दोनों है तो अकाउंट बना देंगे, ठीक है। बस ये 2 एडजस्टमेंट है, कहता है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, ये वाला एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द लेवल ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। ये आपका एग्जाम्स का लेवल है। चलो सबसे पहले हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट कितना गिवन है आपको? देखिए 1,10,000 से 2.5 लाख हो गया है ना, 1,10,000 से 2.5 लाख, इसका मतलब क्या हुआ, 1,40,000 से बढ़ गया बैलेंस, 1,40,000 से बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, 1,10,000 से 2.5 लाख हो गया ना। चलिए ठीक है, अब वही 4 चीजें प्लस कर देते हैं, मतलब 3 चीजें प्लस 1 चीज माइनस। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स वाला कोई पॉइंट आया नहीं आपके पास, मैं आपको बता देती हूँ, बाई चांस अगर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आ जाए कहीं आपको, वो ना तब आपको मिलता है जब आपके पास P&L गिवन होता है। तो वो क्या करना होता है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अगर लिखा हो 5,000 है, कहीं नीचे नोट वोट में लिखा होता, तो 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, और जो यहाँ पे इनकम टैक्स पेड होता है वहां से माइनस कर देंगे, बस दोनों में से 5,000 माइनस हो जाता है। बाई चांस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का पॉइंट आ जाए तो यहाँ पीपीटी निकालेंगे तो यहाँ माइनस कर देंगे 5,000, और यहाँ इनकम टैक्स पेड लिखते हैं ना सबसे एंड में, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, बस ये 2 जगह माइनस हो जाता है, बस इसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का, बाई चांस आ जाए तो, ठीक है। तो प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट 140, रिजर्व्स है नहीं, डिविडेंड है नहीं, ना रिजर्व है ना डिविडेंड है, ना रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स है। इसके लिए आई नीड टू प्रिपेयर एन अकाउंट। बैलेंस बीडी कितना प्रोविजन फॉर टैक्स है, चेक कीजिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 3, थर्ड नोट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 11,000, क्लोजिंग बैलेंस है 18,000। नाउ नीचे लिखा हुआ टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 16,000, आपने टैक्स पे किया 16,000, तो टू बैंक टैक्स पेड 16,000, राइट। आप समझ सकते हो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, यहाँ पे 23,000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी 23,000 क्या हो गया ये बाय P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रोविजन मेड, प्रोविजन मेड 23,000, ठीक है। यानी आपने प्रोविजन बनाया है 23,000, देखिए अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोविजन मेड 23,000, ये जो प्रोविजन है 23,000 को ऊपर प्लस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 23,000, और ये जो बैंक में आपने टैक्स पे किया है, जो टैक्स पेड है, ये आपका टैक्स पेड 16,000 यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। टैक्स पेड 16,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स पेड जो है वो यही इनकम टैक्स ही है, आप ये नहीं कहेंगे मैम इनकम टैक्स तो ड्राइंग होता है, हमने 11th में पढ़ा है, वो इनकम टैक्स ड्राइंग सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है, कंपनीज के केस में नहीं होता है, ठीक है। कंपनीज के केस में जो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो वो आपके कंपनी का ही खर्चा होता है, ठीक है। इनकम टैक्स पेड 16,000 माइनस और ऊपर पीपीटी में 23,000 प्लस, तो हमने 16 और 23 दोनों का काम कर दिया, बीडीसीडी का तो कोई काम होता नहीं, अगर आपको एडजस्टमेंट दे रखी है तो कोई काम होगा नहीं, एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो फिर आप पिछले साल का प्रोविजन टैक्स पेड मान लेंगे और इस साल का बैलेंस प्रोविजन मेड मान लेंगे, ठीक है, मेक सेंस। चलिए हो गया पीपीटी का काम, बस इतना ही, आपके पास और कोई पॉइंट नहीं है, तो 163 आपका क्या होगा,
पीबीटी 163 का पीबीटी होगा, यहाँ दिखा देंगे 163 पीबीटी। अब देखिए फिर उसके बाद मशीनरी का है, मशीनरी के लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं अपना। Machinery account and accumulated debris account. ठीक है, to balance BD, देखिए मशीनरी का बैलेंस है 17 लाख का और 20 लाख का, यानी ओपनिंग बैलेंस है 17 लाख का और क्लोजिंग बैलेंस है 20 लाख का। इसी तरह से एक्यूमुलेटेड का डेप्री का बैलेंस भी लिख लेते हैं। बैलेंस बीडी 90,000 ओपनिंग है, 140 क्लोजिंग। ठीक है, अब पढ़े स्टेटमेंट क्या कहता है, एडजस्टमेंट जो नीचे गिवन है। मशीन विद अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 10,000, बुक वैल्यू है बच्चों, ध्यान देंगे आप, बुक वैल्यू है, कॉस्ट माइनस डेप्री 10,000 वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डेप्री 40,000 वो सोल्ड फॉर 2,000। बुक वैल्यू 10 है, एक्यूमुलेटेड डेप्री 40 है, इसका मतलब क्या हुआ, आप कॉस्ट बता सकते हो कितनी है, आप कॉस्ट बता सकते हो। मैंने कहा कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्री, बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू 10 है, एक्यूमुलेटेड डेप्री 40 है, आप कॉस्ट बता सकते हो उस मशीनरी की कितनी है, 50,000, यानी 50,000 की कॉस्टिंग वाली मशीन, 40 का डेप्री आपने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर चुके हो, तो 10 की वैल्यू बची हुई है। 10 वाली मशीन आपने 2 में बेची है, तो 8,000 का लॉस हो गया, 8,000 का लॉस हो गया आपके लिए। ठीक है, अब इस सारे स्टेटमेंट को इन दोनों का अकाउंट्स में पोस्ट करें, इस सारी स्टेटमेंट को। देखिए आपने बेचा कितने में, 2,000 में, बाय बैंक 2,000, 8,000 का लॉस आया है, बाय लॉस ऑन सेल 8,000। ठीक है, अब 40,000 का जो एक्यूमुलेटेड डेप्री है उसके लिए ट्रांसफर एंट्री होती है 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्री टू मशीनरी अकाउंट, 40,000 इसे यहाँ पोस्ट करेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट 40,000। ठीक है, बन गई बात, एक्यूमुलेटेड डेप्री 40 और टू मशीनरी 40। अब देखिए 8, 9, 10, 10 और 40, 50, 50 की कॉस्ट यहाँ पे जुड़ी हुई है, 50 का हमने यहाँ काम कर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। चलिए, जो हमें स्टेटमेंट में यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में था, हमने उसका सारा काम कर दिया। अब हम यहाँ पे ये बनाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड को क्लोज करते हैं सबसे पहले, एक्यूमुलेटेड को क्लोज करते हैं, यहाँ पे आएगा बाय करंट ईयर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यही बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, 180 है तो 90,000, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, 90,000 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अब यहाँ पे आते हैं 50, 20,50,000 तो 3,50,000, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, मेक सेंस, इजी। अब तो आप ऐसे से बहुत बार कर चुके हो ना, मतलब करंट ईयर डेप्री है, फिक्स 4 चीजें आती हैं,
फिक्स 4 चीजें आती है एक्यूमुलेटेड डेब्री में। सीडीबीडी को पोस्ट करते नहीं ना, ट्रांसफर एंट्री पोस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसफर एंट्री है इसे भी पोस्ट नहीं करते। क्या बचा अब आपके पास? परचेज ऑफ मशीनरी 3.5 लाख, परचेज ऑफ मशीनरी 3.5 लाख, परचेज करेंगे तो आउटफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी 2000, परचेज हो गया, सेल हो गया। लॉस ऑन सेल 8000, लॉस ऑन सेल 8000 कहाँ जाना चाहिए? P&L में, यहाँ पे लॉस ऑन सेल 8000 हो गया, लॉस ऑन सेल का भी काम। और कुछ बचा इस अकाउंट में? नहीं, ठीक है। इस अकाउंट में आते हैं या तो सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का ही आइटम है जिसे हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, डेप्रिसिएशन 90,000। सेल, परचेज, लॉस ऑन सेल और डेप्री हो गया, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम। दैट्स इट, 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, दोनों का काम हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स पे मूव करते हैं। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका मैम। बैंक ओडी फाइनेंसिंग है, बैंक ओडी 10 से 12 हो गया, यानी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 2000 से इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स हो चुका, मशीनरी हो चुका, एक्यूमुलेटेड डेब्री हो चुका। पेटेंट, पेटेंट 30 से 50,000 हो गए, पेटेंट 20,000 से बढ़ गए। बाई चांस कम होते तो मैं कहती पेटेंट्स रिटर्न ऑफ है, बढ़ने का, इंक्रीज होने का रीजन परचेजेस है, परचेजेस ऑफ पेटेंट। ₹20,000 ब्रैकेट साइन के साथ। आपने बिकॉज खरीदे हैं पेटेंट्स तो 20,000 ब्रैकेट साइन के साथ। देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स का भी हो गया, एडिशनल का भी हो गया। अब बैलेंस शीट पे मूव करते हैं फटाफट से। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 14 लाख से 15 लाख हो गई है, तो 10 लाख से इश्यू ऑफ शेयर हो गए आपके, इश्यू ऑफ शेयर्स। सॉरी 10 नहीं, 1 लाख, 1 लाख से आपका इश्यू शेयर हो गया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस कुछ नहीं करेंगे, हो चुका है काम। लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग के आगे कोई नोट नहीं है, इसका मतलब इसका काम नहीं हुआ है। 1,25 से 2 लाख हो गई, 75,000 से आपकी बोरोविंग जो है बढ़ गई है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जरूर आपने कोई डिबेंचर वगैरह कुछ ऐसा इशू किया हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग का काम हो चुका। ट्रेड पेबल 83 से 15 हो गए, तो डिक्रीज हो गए, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। $68,000 डिक्रीज को you'll put in brackets। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस काम हो चुका है। टैंजिबल एसेट हो चुका, इंटैंजिबल एसेट हो चुका। करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स 5 से 8 हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या लेते हो? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, छोड़ दीजिए। इन्वेंट्रीज 59 से 37 हो गई आपकी, इन्वेंट्रीज कम हो गई, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री। 59 माइनस 37, 22,000 प्लस कर देंगे। ट्रेड रिसीवेबल 23 से 26, 3,000 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इंक्रीज इन ट्रेड 3,000 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कैश इन बैंक इज ऑल्सो अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
which will not be dealt here. So now let's do the total. यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2,61,000. It's an operating profit before working capital changes. सारा काम करने के बाद we have 1,96,000, जिसे हम कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन तीनों का टोटल 370 में से 2 गए 368, ब्रैकेट साइन के साथ. कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक 75 और एक 77. ठीक है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है. इन तीनों का टोटल किया 196 प्लस 177 माइनस 368, 5,000 आ रहा है. इसे 5,000 को कहेंगे हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. इसमें हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे. कितना आएगा? कितना बन रहा है ओपनिंग कैश? मैम दो चीजें थी. करंट इन्वेस्टमेंट थी 5,000 की, बैंक था 12,000 का, यानी 17,000 रुपए हम ऐड कर देंगे. कम्स आउट टू बी 22,000 रुपए. चेक करो क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22,000 है. क्लोजिंग में क्या क्या आ रहा है? क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 8,000 की है और क्लोजिंग करंट बैंक 14,000 का है. बिल्कुल 22 आ रहा है बच्चों. 14 प्लस 8 22,000. ठीक है. आपने काम बिल्कुल ठीक किया है. मेक सेंस? क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं था, कोई भी नया पार्ट नहीं था क्वेश्चन में. सब कुछ आज यूजुअल पुराना ही था. अब बच्चों कुछ भी नया आज सच नहीं आएगा. कोई एक का गलती से पॉइंट आ भी जाए तो यू कैन मैसेज मी. ठीक है. आपको लगे कि मैम ये तो पॉइंट बहुत नया है. ठीक है. अब आप इस बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए. सबसे लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन. ये एक तरह से काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है इन्होंने. ये काफी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसे समरी क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. बस इसमें एक एक्यूमुलेटेड डेप्री वाला अकाउंट नहीं बना रखा, बाकी सारा बिल्कुल डिट्टो. इसको मैं समरी क्वेश्चन ही मार्क करवाती. ह्यूमिलिटी लिमिटेड नई बुक्स में 54 है, पुरानी बुक्स में 57 है. ह्यूमिलिटी लिमिटेड. ठीक है. पुरानी बुक्स में 57 है, नई बुक्स में 54 क्वेश्चन है. From the following balance sheet of Humility Limited, prepare its cash flow statement for the year 17-18 as per AS3. ठीक है. AS3 के अकॉर्डिंग आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. नोट्स टू अकाउंट से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. मैं फटाफट से फॉर्मेटिंग कर लेती हूँ बच्चों. ठीक है.
Net profit before tax, note 1, adjustment for non-cash and non-operating items. हाँ जी, करें स्टार्ट। कुछ चीजें प्लस होंगी, कुछ चीजें माइनस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वी हैव 3 एक्टिविटीज। मैंने फॉर्मेटिंग कर लिया। अब हम फटाफट से इसका काम करना शुरू करते हैं। मैं अपना नोट्स इस पेज पे बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है अब आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए इस क्वेश्चन में। कुछ भी नया मैं बताने नहीं वाली हूँ आपको इस क्वेश्चन में। आप नोटिस करो, आज का लेक्चर पूरा रेपिटेशन ही है। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊँ। मैं ऑलरेडी 15 दिन इस चैप्टर पे इन्वेस्ट कर चुकी हूँ अपने। ठीक, आज ये हमारा 15th लेक्चर है। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए काम करना है। प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट। कितना प्रॉफिट है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नोट 1 देखिए बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 1,20,000 से 1.5 लाख। मतलब मेरे कहने से पहले आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे ये प्लस होगा, यहाँ ये माइनस। ठीक है, तो 1,20 से 1,50 यानी 30,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें 4 चीजें प्लस होती हैं। अब 4 में रिफंड तो कभी दिखाई दिया ही नहीं, तो 3 ही चीजें आइडली चलती आ रही है हमारी। जनरलिज्म मुझे दिखाई दे रहा है, 280 से 350 हो गया। 280 से 350, तो 70,000 रुपए ट्रांसफर टू जनरलिज्म। ठीक है, हो गया ट्रांसफर टू जनरलिज्म। डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स या डिविडेंड, दो चीजें हैं, दोनों ही चीजें हैं। फॉर्चुनेटली इसमें दोनों ही गिवन है। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स का काम कर ले। ऊपर करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखिए, क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 और 27,000। नीचे कुछ गिवन है, टैक्स पेड कितना है? नहीं मैम, टैक्स पेड के बारे में तो कुछ गिवन नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे इस प्रोविजन का? जो आप लास्ट ईयर का जो प्रोविजन बनाया हुआ है आप एज्यूम करेंगे वो आपने पे कर दिया, और जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो आपने ऊपर यहाँ पे प्लस कर दिया। तो यहाँ पे ऊपर प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला यानी 30,000, और जो प्रोविजन फॉर टैक्स 27,000 पिछले साल का था वो आपने टैक्स पेड मान लिया, तो माइनस इनकम टैक्स पेड। ठीक है, 27,000 ये पेड माइनस हो गया, और जो इस साल का टैक्स का प्रोविजन था वो हमने ऊपर प्लस कर दिया, ये करंट ईयर के लिए। ठीक है, डिविडेंड का काम करें। कहते हैं इंटरिम डिविडेंड ऑफ 11,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने 11,000 का इंटरिम डिविडेंड पे किया, माइनस इंटरिम डिविडेंड। ये सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा ये, क्योंकि ये आप पी एंड एल में पोस्ट करो ना। माइनस तो यहाँ होना चाहिए फाइनेंसिंग में।
मेक सेंस? इंटरिम डिविडेंड पेड यहाँ पे माइनस, वहां पे प्लस। उसके बाद 5वां पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, और देखिए प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। इस साल का प्रपोज है 20,000, पिछले साल का प्रपोज है 13,000। तो इस साल का प्रपोज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इट्स अ करंट लायबिलिटी। पिछले साल का जो प्रपोज है 13,000 का, वो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है? 13,000। और प्रपोज डिविडेंड आपने पे किया होगा जरूर, पिछले साल वाला। प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर 13,000, ठीक है। इंटरिम और प्रपोज दोनों में डिफरेंस होता है ना। इंटरिम होता है साल के दौरान, प्रपोज होता है फाइनल, साल के अंत में पे करने वाला। प्रपोज तो पे करना ही रहता है, यूजुअली पे करते ही हम। इंटरिम तो तभी पे करते हैं जब हमने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, ठीक है। ऊपर प्लस कर दिया हमने और यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए। टैक्स का काम भी हो गया, टैक्स का भी होगा, डिविडेंड का भी होगा, रिजर्व का भी होगा। रिफंड है नहीं, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, ठीक है। और ये आ जाएगा 1,54,000, ठीक है। 154 आ गया। वन लाख 54,000, ठीक है। आगे देखिए, आपने सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स का काम किया, अब आप एडिशनल से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट हो जाइए बात। पहली एडिशनल है, द डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1/4/2017। आपने डिबेंचर्स इशू किया है 1/4/2017 को, ठीक है। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1/4/2017। देखिए डिबेंचर्स आपके पास 10% डिबेंचर्स दिखाई दे रहे हैं, 15 लाख से 16 लाख हो गए, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना आपको सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स में, 15 से 16 लाख हो गए। 1 लाख से आपने इशू किया है, तो आप यहाँ दिखाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर। एक लाख से इशू किया आपने डिबेंचर्स, राइट। हो गए इशू 1 लाख के। कहता जी डिबेंचर आपने साल के शुरुआत वाला दिन इशू किया, यानी पूरा साल आपके पास 16 लाख ही रहे। अगर आपने शुरुआत में इशू कर दिया तो पूरा साल 16 लाख रहे। 16 लाख का 10% 1,60,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 1,60,000 इंटरेस्ट पे किया है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये इंटरेस्ट पेड ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक 1,60,000। बाई चांस बच्चों यहाँ पे लिखा होता कि डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अगस्त, तो आप फिर महीने की कैलकुलेशन में जाते कि इतने महीने 15 लाख वाले रहे और इतने महीने 16 लाख वाले डिबेंचर रहे। कॉमन सेंस लगा ही सकते हो ना इतना तो, ठीक है। तो अभी ये साल के शुरुआत में इशू है तो पूरा साल 16 लाख ही रहे, ठीक है। इसलिए 160 का काम हमने किया। हो गया पहला पॉइंट। फिर हम मशीनरी, मशीनरी के लिए जैसे ही बोलता है तो मुझे अकाउंट याद आ जाता है। मशीनरी का अकाउंट हम बनाने वाले हैं।
to balance BD by balance CD. मशीनरी का बैलेंस है आपके पास 34,60,000 ओपनिंग है एंड 39,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब कहते हैं नीचे सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, मशीनरी कॉस्टिंग 70 की कॉस्ट है, उस पे आज तक डेप्री कितना लगा एक्यूमुलेटेड 10,000, यानी उसकी बुक वैल्यू कितनी हुई 60,000, बुक वैल्यू 60,000। 60 वाला सामान आपने 45 में बेचा, 60 वाला सामान 45 में सेल किया, तो यानी 15,000 का लॉस हो गया, ठीक है, समझ गए। इसको लेके ये काम है। अब सिंस एक्यूमुलेटेड डेप्री वाला पार्ट दिया नहीं हुआ तो आपको यानी ये WDV बेसिस पे बनाना है, यानी ये वाला काम आपको कंसिडर नहीं करना, आप सीधा बुक वैल्यू से कंसिडर करेंगे। 60 वाला सामान 45 में बेचा तो बाय बैंक, 45 में बेचा 15 का लॉस, बाय लॉस ऑन सेल 15 का लॉस, 45 में बेचा 15 का लॉस, ठीक है, 45 में बेचा 15 का लॉस, समझ आ गई बात। पैंतालीस में बेचा 15 का लॉस, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट का काम तो हो गया सारा। मैम फिर इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्री 10,000 है, इसका क्या हुआ यूज, इसका कोई यूज नहीं हुआ, सिर्फ ये कैलकुलेट करने में यूज हुआ इसका, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्री तो बन नहीं रहा ना कि आप ट्रांसफर करो, ठीक है, तो अब सीधा बुक वैल्यू पे काम करेंगे। फिर कहता है जी मशीनरी आपने 8 लाख की और खरीदी, पहली बार इसमें खुद बताइए फिगर ये वाली, बाय बैंक अकाउंट परचेजेस, आपने 8 लाख का सामान खरीदा, ठीक है, तो अब दोनों साइड मैच होना चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं इसको लेके, तो यहाँ पे आ रहा है 42,60,000 और यहाँ पे आ रहा है 4, 5 और 6 60, यहाँ पे 40,10,000, तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 2.5 लाख का, आप क्या कहेंगे इसको, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। करंट ईयर का डेप्री तो बताया ही नहीं उसने, या तो ये वाला 2.5 लाख सेल हो सकता है या डेप्री, अब डेप्री दे देता तो मैं इसको सेल लिखती, अब सेल उसने बताया, उसने डेप्री दिया नहीं तो मैं, मेरी प्रायोरिटी डेप्री को ही रहेगी ना, सेल तो ये 4.5 ये 45,000 है ही, ठीक है, तो हम इस बैलेंसिंग फिगर को डेप्रीसिएशन मानेंगे, बिकॉज डेप्रीसिएशन होना एक जरूरी पार्ट है आपके अकाउंट में, एसेट के अकाउंट में, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट करें, ओपनिंग क्लोजिंग का ट्रीटमेंट होगा नहीं, परचेजेस, परचेजेस ऑफ प्लांट 8 लाख का, परचेजेस ऑफ मशीनरी 8 लाख, फिर सेल भी था, सेल ऑफ मशीनरी 45,000 हो गया, 45 और ये दोनों हो गया। फिर लॉस ऑन सेल और डेप्री, दो चीजें आपके पास, लॉस ऑन सेल और डेप्री, यहाँ ऊपर दिखा देंगे, लॉस ऑन सेल है 15,000, डेप्रीसिएशन है 2.5 लाख, ये लीजिए हो गया डेप्रीसिएशन और लॉस ऑन सेल। मशीनरी अकाउंट का सारा काम हो गया आपका, राइट। इसी तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे बढ़िए, इंटरिम डिविडेंड हो चुका, प्रपोज डिविडेंड हो चुका, यानी आपकी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन का काम हो चुका है। अब आप नोट्स टू अकाउंट्स पे मूव कीजिए। पहला नोट है रिजर्व इन सरप्लस, दोनों का ही काम हो गया, जनरल रिजर्व एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। सेकंड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया वो भी हो चुका, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया वो भी हो चुका, हो गया। थर्ड है टैंजिबल एसेट प्लांट मशीनरी, अभी अभी उसका अकाउंट बना के आए हैं, वो भी हो चुका।
चौथा है गुडविल, 40 से 50 हो गई, गुडविल 10,000 से बढ़ गई तो यानी परचेजेस ऑफ गुडविल। कम होता तो गुडविल रिटन ऑफ, बढ़ रहा है तो परचेजेस ऑफ गुडविल। और आपका हमेशा परचेजेस ऑफ गुडविल पेड ही होता है, ये आप पार्टनरशिप में सीख के आए हो। एज पर AS 26 आपकी गुडविल बढ़ रही है तो सिर्फ वो पेड गुडविल ही होगी, वैल्यूड गुडविल को आप कभी भी किताबों में दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। पांचवा है करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 32 से 33 लाख, 1 लाख का इशू शेयर, रिजर्व सरप्लस हो चुका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो चुका, ट्रेड पेबल डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने 1,93,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, माइनस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो चुका प्रोविजन फॉर टैक्स का, तो आपने सारी लायबिलिटीज का काम कर दिया। एसेट पे चले, एसेट में टैंजिबल एसेट हो चुका, इनटैंजिबल्स भी हो चुके, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है, 6 लाख का 6 लाख ही है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 से बढ़ गया तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, 10,000 से बढ़ गया तो सब्ट्रैक्ट। इन्वेंट्रीज 2 लाख से कम हो गई तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री, प्लस हो जाएगी, 2 लाख से कम हो गया ना तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। कैश इन बैंक इज अगेन अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए सारा काम कर लिया अब आपने, अब सिर्फ इसकी टोटलिंग रहती है आपके पास 5,79,549, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है 549 एंड 7,65,000 ब्रैकेट्स में कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इस साइड का टोटल आएगा 16,000, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों का टोटल करेंगे बच्चों। अब ये तो आप सब सीख चुके हैं, अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं। ब्रैकेट्स में नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग, ये है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग 2 लेवल पे दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग है 30,000, कैश एंड बैंक का ओपनिंग है 6,70,000, यानी 7 लाख का ओपनिंग दिया हुआ है, माइनस किया तो 5 लाख आ गया, तो 5 लाख शुड बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग चेक करो कितना है, करंट इन्वेस्टमेंट का 10,000 और मार्केटेबल सिक्योरिटीज का सॉरी तो हो चुका 490, 5 लाख, ठीक है, हो गया मैच। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, मतलब आप कहे और मैम बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, मतलब मैं सच में कहूंगी कुछ भी नया नहीं है। दी ओनली पॉइंट इज बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ दे रखे थे आपको, ठीक है। अब जो और थोड़ा सा हाई लेवल है वो हम जब रिविजन करेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और हाई लेवल होगा तो हम वो रिविजन के टाइम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप एक बार सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे अपने, आप स्किप नहीं करेंगे, मैंने स्किप इसलिए करवाए क्योंकि वो एक यूजलेस चीज है, यहाँ पे बार बार रिपीट करूँ। The concept has been done. Already we have spent 15 days on this chapter. ठीक है, तो आप इसकी चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो एक दिन का ब्रेक भी आपको मिल जाएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कैरी ऑन कर सके, ठीक है। चलिए ओके, आई होप कैश फ्लो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मेरे एंड पे नहीं, आपके एंड पे प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस चैप्टर,
ठीक है बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर।